नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो उसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो जीके के यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे जो ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो हर प्रश्न को पढ़ाते समय तो उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये जो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी की तरफ से स्कोर बूस्टर सीरीज़ लाई जा रही है, जो कि आपकी एसएससी सीजीएल मेंस की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। अब इसमें 26, 27, 28 को मॉक टेस्ट होंगे जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं, दोपहर 2 बजे होंगे। ठीक है, सिलेबस है आपका एसएससी सीजीएल जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो इसमें पूछा जाएगा। मेंस जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखे हुए ये बनाई जा रही है। और हाँ, इसका जो आपको डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा उसी दिन शाम को 7:30 बजे। जैसे 26 तारीख को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका जो एनालिसिस है आपको 7:30 बजे शाम को मिल गया होगा। अब इसी प्रकार 27 और 28 को जो टेस्ट होने वाले हैं उसका जो डिटेल एनालिसिस है वो 7:30 बजे शाम को आपको मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, इनरोलमेंट कीजिए। इसका इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस आपके यहाँ खुलेगा। ठीक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि 26, 27, 28 को ये 2 बजे स्टार्ट होगा। इसमें जो सिलेबस है वो भी आपको बताया गया है और टाइमिंग और सारा सिस्टम इसमें बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। इनरोलमेंट करने के लिए ये जो इनरोल का बटन है इसे दबाएंगे तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन नंबर से या ईमेल आईडी के द्वारा आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद वो टेस्ट दीजिए, अपने आप को परखिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं आप जानते हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तीन जो सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये आप जानते हैं। तो इनका प्रावधान, इनके गठन का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है ये आपको बताना है। बहुत आसान है, इंडियन पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो एक अलग से चैप्टर ही था कि केंद्र के अधीन जो लोक सेवाएं हैं और राज्य के अधीन जो लोक सेवाएं हैं उनसे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर था, उसमें ये बातें भी आई थी, हमने डिस्कस किया था अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 312 नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब देखिए विकल्प में आपको हाइड्रोकार्बन ये सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो इनमें से किसका मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार किसका ज़्यादा है? तो बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो चारों विकल्पों में से आप बताइए कौन सा राइट आंसर है। ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन फिर ब्यूट। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना था। तो सबसे कम अणुभार किसका है? वो मेथेन का है। और दूसरे नंबर पर एथेन, मेथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं CH4 है, जबकि एथेन में 2 कार्बन होंगे, C2H5 हो जाएगा। प्रोपेन में 3 हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो अणुभार ये बढ़ते क्रम में है, ब्यूटेन का अणुभार सबसे ज़्यादा है जबकि मेथेन का इनमें से सबसे कम है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं इनके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्लायन वेग क्या है?
अर्थात पृथ्वी के ऊपर एस्केप वेलोसिटी क्या है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो आंसर तो तभी बता पाएंगे अगर आपको मालूम होगा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। हालांकि फिजिक्स में हमने ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। तो देखिए, पृथ्वी पर प्लायन वेग, मतलब प्लायन वेग एक ऐसा वेग है कि आप पृथ्वी के ऊपर से किसी वस्तु को उस वेग से अर्थात प्लायन वेग से फेंक देंगे ना, तो कभी भी वापस नहीं आएगी वो। मान लीजिए मैं एक गेंद को लेता हूँ और गेंद को ज़ोर से ऊपर की ओर फेंकता हूँ, और वो जो स्पीड है, अगर वो स्पीड प्लायन वेग से अधिक या बराबर हो जाएगी ना, तो वो गेंद कभी वापस मेरे पास नहीं आ पाएगी। इसका मतलब वो पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है ना, उससे वो फ्री होकर पलायन कर जाएगी। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पलायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी स्पीड से फेंकना पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं किसी गेंद को ऐसे थोड़ा ना फेंक सकता हूँ कि इतनी तेज़ फेंक दूँ कि 1 सेकंड के अंदर वो 11.2 किलोमीटर चली जाए। समझ पा रहे हैं? तो प्लायन वेग ये है। जबकि चंद्रमा का प्लायन वेग आप देखेंगे इससे 6 गुना कम है। 11.2/6 ये है प्लायन वेग चंद्रमा का। चंद्रमा के ऊपर प्लायन वेग ये है। इसी कारण से जो वायुमंडल है ना, वो चंद्रमा पर उपस्थित नहीं है। यही कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो गैसों के कण होंगे, जो अणु होंगे, वो एक दूसरे से टकरा कर कुछ फोर्स से इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ वेग से घूमते रहते हैं। तो उनका जो वेग होता है ना, वो चंद्रमा के जो प्लायन वेग है उससे अधिक होता है। उनका जो औसत वेग होता है उनसे अधिक होता है, तो इसलिए वो पलायन कर जाते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में वो नहीं बंध पाते, तो इसलिए चंद्रमा के ऊपर जो है वायुमंडल नहीं है, जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर प्लायन वेग अधिक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तराशा हुआ हीरा किस कारण से चमकीला दिखाई देता है? ये तो बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इनका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो तराशा हुआ हीरा है वो क्या कारण है कि वो चमकीला दिखाई देता है। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से। अब ये जो है हीरा है, ठीक है, ये हीरा। अब हीरे को इस तरीके से इस शेप में जो है बनाया जाता है, तराशा जाता है, ताकि एक बार जो प्रकाश अंदर चला जाता है तो वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अंदर ही जो है एक तरीके से वो फंस जाता है। जैसे ये प्रकाश अंदर आया तो अंदर आते ही इससे टकराया, जो सतह से टकराने के बाद फिर वो दूसरी सतह पर चला गया, तो अंदर ही वो घूमता रहता है। ठीक है, तो ये कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कंसेप्ट जो है वो भौतिक विज्ञान वाली सीरीज में बताया गया, वो अच्छे से पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार प्रकाश अंदर चला जाता है हीरे के अंदर, तो वो हीरे की दीवारों पे टकरा टकरा के जो है वो घूमता रहता है, तो बाहर से इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा या व्यास? तो चारों विकल्पों में से इसका राइट आंसर जो होगा वो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और लूनी नदी जो है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वहाँ से निकलती है। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये लूनी नदी है, ये नदी ऐसी है ना, ये जो मरुस्थल है वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात अरब सागर में नहीं पहुँच पाती, ये अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी? अर्थात जो अशोक मेहता समिति थी उसने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है द्विस्तरीय। तो अशोक मेहता समिति का ये कहना था कि जो पंचायती सिस्टम है भारत में वो 2 स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। जबकि बलवंत राय मेहता जी के अनुसार उन्होंने कहा था 3 लेवल पर होना चाहिए, एक गांव लेवल में और एक बीच में जो ब्लॉक होता है उस लेवल पर, और तीसरा जो है वो जिले लेवल पर होना चाहिए। तो वही अपनाया गया है भारत के अंदर 3 लेवल का, लेकिन अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं पर जो है वो कहा था, ठीक है। और जो अशोक मेहता समिति थी इसका जो गठन है वो 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसके अंदर 15 से 20 गांव होते हैं, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है, और दूसरे स्तर पर जिला परिषद शामिल थी। तो मतलब जो गांव लेवल पर, ग्राम लेवल पर पंचायतों के गठन की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने कहा था ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए। ब्लॉक के अंदर 15 से 20 या इससे अधिक गांव का जो समूह होते हैं, जबकि जिले लेवल पर, जिले के अंदर कई ब्लॉक आते हैं, तो इन्होंने 2 ही स्तर के लिए अनुशंसा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि क्या अमोनिया गैस यूज़ होती है या क्लोरीन यूज़ होती है, या ऑप्शन ए केवल सही है या ए और बी दोनों सही है। तो इनका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात अमोनिया भी और क्लोरीन भी, ठीक है। आंसू गैस में सामान्यतः अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्लोरीन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनान, एक्रोलीन ये भी प्रमुख आंसू गैस हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हास्य गैस है, अर्थात कौन सी गैस लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है? तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, याद कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है N2O। इसका फॉर्मूला क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में कौन सी हैं? ठीक है, तो चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सी कॉफ़ी की किस्म है जो भारत में ज़्यादा उगाई जाती है। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर जो है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर है अरेबिका। क्या राइट आंसर है? अरेबिका। भारत में जो कॉफ़ी है वो 2 किस्में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक अरेबिका और रोबस्टा। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा किस्म पाई जाती है वो अरेबिका है, ठीक है। जो अरेबिका कॉफ़ी है ना, ये मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी गैस है जो हवाई जहाज़ के टायरों में भरी जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कारण भी आपको मालूम होना चाहिए कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भरने के लिए। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताइए। तो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ताकि जब ये ऊपर जाता है तो ये किसी भी प्रकार का प्रेशर हो ये सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर जो समाचार पत्र था उसका जो पहला एडिशन था, प्रथम अंक था, वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उर्दू भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? उर्दू भाषा में हुआ था। तो वर्ष 1913 की बात है। हिंदुस्तान गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था। ये साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक दिन आता था ये। पहले शुरुआत में तो इसकी भाषा उर्दू थी, लेकिन बाद में इसकी जो भाषा है वो गुरमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा भी कर दी गई थी। ठीक है, और इस समाचार पत्र का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो सैन फ्रांसिस्को में था। नोट कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ाया उसमें ये बताया है। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर को जब लूटने आया था, तो उस समय चोल जो साम्राज्य था उसका शासक कौन था? तो ये राइट आंसर आपको बताना है इस चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजेंद्र प्रथम है। ये एक बेहतरीन प्रश्न है, याद रखिए। इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे अगर आपको मालूम होगा कि सोमनाथ अभियान महमूद गजनवी का कब हुआ था। लगभग 1025 और 26 ईस्वी की बात है, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो उस समय चोल साम्राज्य के अंदर जो शासक था वो राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल है वो 1012 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक था। और चोल साम्राज्य आप समझ पा रहे हैं कि जो 9वीं शताब्दी के चोल थे वो पल्लवों को एक तरीके से समाप्त करने के बाद ही आगे बढ़े थे। चोल साम्राज्य तो बहुत पहले से ही था, कहा जाए ईसा पूर्व की बात है तभी चोल साम्राज्य था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर पल्लव आ गए इनके बगल में, और पल्लवों ने इन्हें अपना सामंत बना लिया। तो कई सैकड़ों वर्षों तक ये चर्चा में नहीं रहे, अर्थात ये एक तरीके से पल्लवों के अधीन रहे। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े शासक आए, विजयालय जैसे बड़े बड़े शासक आए, तो उन्होंने जो है पल्लवों को एक तरीके से उनकी शक्ति को समाप्त करके वो खुद एक तरीके से एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर के दोबारा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो दरबारी भाषा उनकी संस्कृत थी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 कहाँ होंगे? तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर जो है वो लद्दाख है। ठीक है, क्या राइट आंसर है? लद्दाख। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।